नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश खास खबर में 2021 से हमने क्या सीखा, 2022 में क्या चुनौतियां हैं। आज हम बात करेंगे डिफेंस से जुड़ी, यानी कि सुरक्षा, हमारे आंतरिक और बॉर्डर सिक्योरिटी की क्या स्थिति है, फॉरेन पॉलिसी में हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, 2021 हमारे लिए कैसा रहा, 22 में क्या चैलेंजेस हैं, और अर्थ जगत से 3 विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब जो सिक्योरिटी को लेके बताएंगे। डॉक्टर करमवीर सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे फॉरेन पॉलिसी पे, और जाने माने अर्थ विश्लेषक जयसिंह जी कोठारी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे जो आर्थिक नीतियों पर हमसे चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले कटेवा साहब के पास जाना चाहूंगा। कटेवा साहब, 2021 को अगर हम देखें सैन्य ताकत और हमारी सिक्योरिटी के लिहाज से, तो कैसा मानते हैं आप? 2021 योगेंद्र जी हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक ही बहुत ही चुनौतीपूर्ण साल था, क्योंकि हमारे जो नॉर्दर्न नेबर हैं उन्होंने 2020 के आखिर के बीच के साल के समय में ही काफी जगह पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा, जो डिमार्केटेड नहीं है, जिसको एलओसी बोलते हैं हम, उसके ऊपर काफी जगह पे इंग्रेस कर लिया था। और जो हम सोच रहे थे कि चीन के साथ स्टेटस को रह सकता है, वो नहीं रहेगा। और हमको ये सोच करके कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वेस्टर्न नेबर नहीं है, नॉर्दर्न नेबर है। और इसको देखते हुए हमें काफी हमारी जो पॉलिसीज थी प्रोक्योरमेंट की, डिफेंस प्रोक्योरमेंट की, उसमें काफी सारे बदलाव लाने पड़े। और काफी सारी चीजें जो आर्मामेंट है उसको प्रोक्योरमेंट करने के लिए आर्म फोर्सेस ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने गवर्नमेंट को उनकी रिक्वेस्ट फॉर प्रोक्योरमेंट की कड़ी में डाल करके उनको आगे बढ़ाया है। जी 2020 में योगेंद्र जी हमारी सरकार ने एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी जी एक डॉक्यूमेंट, एक पॉलिसी बनाई थी, जिसमें ये था कि 2020 से लेके 2024 तक हमें मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की आगे बढ़ते हुए कम से कम $35 बिलियन का टर्नओवर होना चाहिए डिफेंस इंडस्ट्री का, और उसमें तकरीबन $5 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट होना चाहिए। और इसके साथ साथ 2021 के शुरुआत में ही तकरीबन डिफेंस प्रोक्योरमेंट काउंसिल ने 105 ऐसे आइटम थे जिन पे इंपोर्ट बैन लगा दिया। इसका मतलब यह है कि वो हमारी लोकल इंडस्ट्री को उसमें एनकरेजमेंट मिले, और उन आइटम्स को हमें हिंदुस्तान की चाहे प्राइवेट वेंडर्स हो, चाहे हमारी डिफेंस पीएसयूज हो, ये सब उसके अंदर हिस्सा लें और उसको बनाने के लिए तैयारी करें, बनाएं, जिससे कि हिंदुस्तान की फौज की भी जरूरतें पूरी हो और हमारे उसमें एक्सपोर्ट भी हम किया जा सके। तो सर K9 वज्रा या फिर डीआरडीओ के ब्रिजेस और ये जो कुछ तैयार किया, हमारे यहाँ पे भी जो वेपन्स वगैरह कुछ तैयार किए, उसी के तहत माने हम? हाँ, नहीं, ये दो आपने जो वज्रा और जो डिफेंस डीआरडीओ के ब्रिजेस हैं, ये कई दिनों से R&D पे चल रही है, और ये प्रोक्योरमेंट है, इमीडिएटली लॉन्च करने पड़ते हैं ब्रिजेस, ये उसी का एक हिस्सा है। और इसके साथ साथ हमारे बॉर्डर्स पे जो रोड्स थी, हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन इलाकों में बॉर्डर्स पे रोड बनाती है, वो काफी एक्टिव की गई है। और उसका काफी सारा जो रोड बनाने का एम और थे उसमें ऐड करके काफी सारी रोड बनी है, चाहे वो ईस्ट लद्दाख हो, चाहे अरुणाचल हो या हिमाचल हो। हिमाचल के जो है जो शुगर सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, सेंट्रल चाइना, जहाँ एक बड़ी उपलब्धि हम ये भी कह सकते हैं कि हाईवे जो है उसे इमरजेंसी डिफेंस यूज के लिए भी हमने उस तरह से तैयार किए हैं कि कभी इमरजेंसी हो तो वहां से लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। वो एक मुझे लगता है कि बड़ा अचीवमेंट है। पहले 1-2 हाईवेज को किया, लेकिन अब काफी संख्या में टेक्नोलॉजी हम अपना रहे हैं। कभी सुना करते थे कि विकसित राष्ट्र हैं, अपने यहाँ पे जिन सड़कों पे ट्रक गाड़ियां दौड़ती हैं उन पे वाहन भी, वो हवाई जहाज भी उतारते हैं, लेकिन वो सपना हमारा पूरा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ हाईवे ऐसे बनाए जिसमें राजस्थान भी है, क्योंकि बॉर्डर के साथ में आपको ये सब कुछ तय करना है, और बॉर्डर जहां पे है वहां ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि
जमाना और दुनिया बहुत आगे है और हमें उसी तरह से अपने आप को ढालना होगा, क्योंकि अभी वो वक्त नहीं है कि एक रेजिमेंट कहीं से कहीं तक पहुंच रही है। अब तो घंटों का टाइम है, दिनों का नहीं है। इतनी देर में आपको वहां पे प्रिक्योर करना है, आपको इतनी जल्दी डिप्लॉय करना है। वो सारी सुविधाएं आपके पास में होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि भारत दिशा में 2021 एक बड़े अभियान के रूप में आगे बढ़ने का एक जो लक्ष्य रखा था, उसमें खरा उतरता दिख रहा है, खासकर इस सेक्टर की अगर हम बात करें। चलिए, हमारे साथ करमवीर सिंह जी जुड़े हुए हैं। करमवीर जी, अगर हम बात करें फॉरेन पॉलिसी को लेके, क्योंकि दुनिया के सामने कोविड एक बड़ी चुनौती रहा और उसी के बीच आपको अपनी नीतियां भी बनाए रखनी है। आप वर्चुअल दुनिया एक छोटे से लैपटॉप, टैब और मोबाइल में सिमट करके रह गई। मीटिंग्स भी चाहे G20 की हो, G6-7 की हो, कुछ वर्चुअल हुई, कुछ जाकर के हुई। तो अगर 21 को हम देखें तो फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से कुछ हम आगे बढ़ पाए, या फिर 2022 में वो चुनौती अभी भी मुंह बाहे खड़ी होंगी हमारे सामने? देखिए योगेंद्र जी, जो सबसे बड़ा बदलाव जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आया 2021 में, वो था जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना अमेरिका का। और अमेरिका किस तरह से एक पीस मेकर के रूप में इमर्ज हुआ उसके बाद, कि एक डेमोक्रेटिक नेशन बिल्डर अपने आप को उसने प्रोजेक्ट किया दुनिया के सामने। अफगानिस्तान से यूएस फोर्सेस का विड्रॉवल होना। किस तरह से नए अमेरिकी प्रशासन के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो क्योंकि ट्रंप के साथ जिस तरह के रिलेशन थे, बाइडेन की पॉलिसी जो है कई मुद्दों पे उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। चाहे वो क्लाइमेट का इश्यू हो, चाहे वो चाइना को लेकर या रशिया को लेकर उसकी पॉलिसी रही हो। उस तरह की कन्फ्रंटेशनल पॉलिसी जो है वो बाइडेन की अभी तक नहीं दिखाई देती है। बाइडेन राष्ट्रपति बनने के बाद किस तरह से चाइनीज राष्ट्रपति के साथ और पुतिन के साथ भी उन्होंने जो है उनको भी अप्रोच किया है। वर्चुअल मीटिंग्स जो है इन दोनों के साथ उनके द्वारा की गई है। भारत के साथ रिलेशंस को जहां तक की बात है, तो उसमें भी क्योंकि अमेरिका की इसमें पॉलिसी जो है वो उस तरह की नहीं है, फर्स्ट अमेरिका पॉलिसी या फिर एक एग्रेसिव पॉलिसी इस समय अमेरिका की नहीं है। भारत को भी अपनी नीतियों को उसके अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। अफगानिस्तान एक बड़ी चुनौती भारत के लिए रही, क्योंकि अमेरिका ने तो अपने फोर्सेज वहां से विड्रॉ कर लिया। भारत ने जो बिलियंस डॉलर अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया है, जो हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वहां पर है, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। हमारे सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती है कि तालिबान के साथ जो है कैसे एंगेजमेंट उनके साथ बनाया जाए, उनको मान्यता दे या नहीं दे। या फिर अफगान जो लोग हैं, कॉमन लोग हैं अफगान, उनको कैसे हेल्प किया जाए। इसलिए भारत जो है NSAs की मीटिंग किया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को जो है यहाँ पर उनके NSAs को यहाँ पर इनवाइट किया गया। अफगानिस्तान एक बड़ा इशू भारत के लिए है, क्योंकि वहां हमारी ना केवल जियो स्ट्रेटेजिक जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, बल्कि हमारे कश्मीर में भी उससे समस्या हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से टेररिस्ट ग्रुप जो है वो दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं, उनमें एक जोश आ गया है। भारत की सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज जो है हो सकता है, क्योंकि इससे सबसे बड़ी खुशी तो पाकिस्तान को हुई है। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ वैसे रिलेशन भारत के रहे, और हो भी नहीं सकता जब तक तालिबान वहां पर पावर में रहेगा। एक पड़ोस में हमारी ये बड़ी समस्या ये भी है। दूसरी जो बड़ी चुनौती रही 2021 में भी रही, 20 में भी थी, चाइना के साथ लेकर हमारे जो रिलेशंस रहे हैं वो, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर तरह के डिस्प्यूट है, कन्फ्रंटेशन, चाइना जो है इस तरह की पॉलिसी उसकी रही है। चाइना के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके साथ उसको कैसे रिजोल्व किया जाए, ये भारत की अपनी बड़ी समस्या है। इसके अलावा पड़ोसियों के साथ देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ रिलेशन जो है पहले ज्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि CAA को लेकर के कई स्टेटमेंट भारतीय राजनेताओं के द्वारा दिए गए, तो उनका बड़ा नेगेटिव रेस्पॉन्स वहां से आया। लेकिन जिस तरह इस साल जो है 2021 में जो है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के 50 साल मनाए जा रहे हैं, भारत में भी जगह जगह उत्सव कार्यक्रम उसके लिए किए जा रहे हैं। दोनों देशों में जो रिलेशनशिप है दोबारा से एक पॉजिटिव सिग्नल इससे मिला है, अच्छे रिलेशन होने के जा रहे हैं। और जहां तक म्यांमार की बात है, म्यांमार में क्योंकि जब मिलिट्री जुंटा आ गया है और आंग सान सू की को जेल में उन्होंने डाल दिया है, तो भारत की समस्या रही कि पहले की तरह 1988 में 89 में जिस तरह का डेमोक्रेटिक अपराइजिंग वहां हुआ था, भारत की क्या पॉलिसी थी। तो इस बार भारत ने एक रियलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए कई महीने तक तो कोई ज्यादा रिएक्शन दिया नहीं। अब भारतीय विदेश सचिव जो है उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि म्यांमार के अंदर डेमोक्रेटिक रूल को दोबारा से स्टैब्लिश करने की जरूरत है, क्योंकि आसियान के जो दूसरे मेंबर्स हैं वो पहले कर चुके हैं। आसियान समिट में इनफैक्ट बाइकआउट किया गया था म्यांमार को, उनको इनवाइट नहीं किया गया था।
तो ये हमारी जो एक रियलिस्टिक अप्रोच जो है अपनाई गई है बांग्लादेश को लेकर के, म्यांमार को लेकर के, ये काबिले तारीफ है वास्तव में कि 2021 हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो 2022 में भी रहेंगी, जैसे कि अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान निश्चित रूप से अभी भी हमारे लिए, क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरह से दुस्साहस बढ़ा है तालिबानियों का और सत्ता में काबिज जो है, उस तरह से बेशक अभी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, नापाक इरादों को कुचला जाता है, लेकिन फिर भी ब्रेन वॉश जिस तरह से किया जाता है टेररिस्ट का, वो अभी कभी कभी बीच बीच में कभी अटैक करना, कभी हमला कर देना, उनको वही सब सपने दिखाए जाते हैं। तो मुझे लगता है लेकिन भारत की परिस्थितियां बहुत डिफरेंट हैं और पाकिस्तान निश्चित रूप से उन्हें प्रमोट कर सकता है, फंडिंग कर सकता है। जैसे टेरर फंडिंग के लिए हमेशा जाना जाता है, वो अपनी भड़ास 1971 की, एक तरफ भारत विजय दिवस मना रहा है, वो मुझे लगता है कि उस गम को आज तक नहीं भुला पा रहा है। जो हमेशा उसके पीछे जो लॉजिक बताया जाता है, वो एक ये भी बताया जाता है कि हार को आज तक भी पाकिस्तान नहीं पचा पा रहा, और बीच बीच में जिस तरह से एक प्रमोशन कहूं टेररिस्ट का या उन्हें फंडिंग कहूं, ये एक बड़ी वजह उनकी मानी जाती है। मैं चलिए वापस लौटूंगा करमवीर जी आपके पास में। जयसिंह कोठारी साहब हमारे साथ में जुड़े हैं इस वक्त। सर, 2021 केवल भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए आर्थिक दृष्टि से चुनौती रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह कोविड रही। बहुत सारी चीजें होती है लेकिन एक कोविड बड़ा आधार रहा, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो ऐसा क्या है कि 2021 में हमने सबक लिया, अर्थ जगत ने सबक लिया, और 22 में एक वो चीजें आज भी चुनौती बनी रहेंगी, या फिर कहें कि 21 ने उन्हें सहज कर दिया है जो 22 में बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे? देखिए, परेशानी और इनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, ये जो नया ग्लोबल वर्ल्ड है उसमें ये सब चीजें साथ चलने की इसकी आदत डालनी पड़ेगी। उसकी आदत हम डाल रहे हैं, और ये आज का नहीं है। कह लीजिए कि अपना लाइफ टाइम में एक आदमी का 2/3 जो टाइम है वो इनसिक्योरिटी, इनस्टेबिलिटी में निकला है। ऐसे ग्लोबल सिस्टम को हम अपना चुके हैं, इसलिए उसकी बात करने में कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि 2-3 चुनौतियां जो भारत के सामने हैं, एक तो कोरोना से लड़ना, अगर आप मान लीजिए तीसरी वेव आती है या ओमिक्रॉन आता है, जो भी है, तो इससे लड़ना तो प्राथमिकता है ही है। दूसरा जॉब क्रिएशन, कि हमारे परमानेंट जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। और तीसरा महंगाई। ये तीनों मुद्दे हैं आम आदमी जिससे त्रस्त है, और ये तीनों चीजें ये हमारे जो इकोनॉमी का ग्रोथ का साइकिल है वो उसको घूमने नहीं दे रहे हैं। तो ये तीनों चीजें सबसे बड़ा मुद्दा जो चुनौती रहेगी। और चौथा है कि 4 राज्यों में इलेक्शन है, इलेक्शन मोड में आप जानते हैं कि पॉलिसी डिसीजन और ये सब चीजें पेंडिंग हो जाती है। अगर होते हैं तो 4-6 महीने का वो दौर भी है जो जिससे हमको जूझना पड़ेगा, जिससे निकलना पड़ेगा। दूसरी अच्छी चीज जो हुई है जो बिजनेस के सिस्टम में, वो ये है कि कॉर्पोरेट सिस्टम ने, कॉर्पोरेट जगत ने प्रोडक्टिविटी, या बिजनेस कम्युनिटी ने प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन को समझा है कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जिसकी मैं आज नहीं, मैं 5-10 साल पहले से बात करता आ रहा हूँ कि अब लड़ाई जो है प्रोडक्शन की नहीं है, प्रोडक्टिविटी की। हर चीज की एक्सेस सप्लाई है, डिमांड नहीं है, आपका उत्पादन ज्यादा है। किसी भी चीज को आप कह लीजिए, वो ग्रोसरी के ऐसे ऑनलाइन मॉडल है इसमें 10 मिनट में आपके पास में सामान पहुंच जाएगा। तो जब इस ग्लोबल वर्ल्ड से जुड़ जाते हो तो कमी नाम की कोई चीज नहीं होती। और कमी किसी की है तो आप मान लीजिए 1.5 साल में उसको फटाफट पूरी कर लोगे, जिसमें पहले 20-20 साल लग जाते थे। इसलिए ये नई चुनौती है प्रोडक्टिविटी। उस मामले में अभी हम ये कह लीजिए कि जो अप टू जो लेवल आना चाहिए उस लेवल पे, चाहे हम चाइना से कंपेयर करें, चाहे दूसरे कंट्री से कंपेयर करें, वहां तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, और वो चुनौती इस पे बनी रहेगी। सबसे बड़ी बात आपने रोजगार की कही, और निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट बड़ी चुनौती है। और हम मानसिक रूप से मान के भी चलते हैं कि गवर्नमेंट में जॉब्स नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने भारत के साथ में उनका एक एग्रीमेंट है, चाहे वो हिडन एजेंडा तो क्या कोई चीज पब्लिक डोमेन में आई जाती है, स्टेट्स के साथ में भी है कि आपको इतने पद रिक्त करने ही पड़ेंगे, कोई चारा नहीं, आपको खत्म करना पड़ेगा ये सब चीजें। तो उसकी वजह ये उसका डेफिसिट बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल साइकिल है वो, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की नजर में कुछ ऐसे जॉब्स हैं जो एक लायबिलिटी है गवर्नमेंट की, ये मान के चलते हैं, तो आपको उसको खत्म करना पड़ेगा, और वो किए भी जा रहे हैं। लेकिन एमएसएमई सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, निवेशक हो, उस दिशा में हम कितने आगे बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़े एम्प्लॉयर वही होंगे, आपको रोजगार तो देना होगा, सरकार के पास नहीं, तो आपको प्राइवेट सेक्टर को इतना मजबूत करना होगा कि वो बड़े एम्प्लॉयर के रूप में आ सकें। तो उस दिशा में कितना आगे बढ़ पा रहे हैं?
क्योंकि इधर जी वर्ल्ड बैंक जो बात करता है वो करता है अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन मॉडल डेवलपमेंट का। वो बिल्कुल भारत और अमेरिका में अभी वहां के आदमी की $65,000 के पर कैपिटा इनकम है, हमारे तो 1500 से 2000 के बीच में ही है। तो हम तो उनसे मान लीजिए 50 साल 70 साल पीछे है। तो वो वर्ल्ड बैंक का फॉर्मूला हमारे यहाँ फिट नहीं हो सकता। हमारे यहाँ लिटरेसी का रेशियो देखो, आप पॉपुलेशन की डेंसिटी देखो, ज्योग्राफिकल देखो, डेमोग्राफी देखो, सब तरीके से हम कह लीजिए कि एजुकेशन लेवल देखो, हमारे इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन सिस्टम हमारा ऑब्सोलीट है, आउटडेटेड है। तो उससे हम मुकाबला नहीं कर सकते। या वो जो वर्ल्ड बैंक है, हमको हमारा मॉडल कोई विकसित हमने एक्चुअली किया ही नहीं। हम केवल ये वर्ल्ड बैंक और इस ग्रोथ के चक्रव्यूह में फंसे रहे, 6%, 7%, 6%, 7%, वो सबसे बड़ी। और इसमें होता है ये जो नया मॉडल है विकास का, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी कहते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। फ्री इकोनॉमी और फ्री सोसाइटी दोनों को अगर साथ मिला देते हो तो इसमें से कल क्या पैदा होगा कोई कुछ नहीं बता सकता। तो हम ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जिसको ये एक तरह से बिजनेस कॉकटेल का एक मॉडल है। मैंने कहीं पे एक अर्थशास्त्र को पढ़ा था कि बिजनेस कॉकटेल का एक नया मॉडल दुनिया ने, भारत ने नहीं, दुनिया ने, और हम भी उससे अछूते नहीं। क्योंकि वर्ल्ड बैंक के पास में आपको पैसा चाहिए, पैसा डेवलपमेंट के नाम पे लिया जाता है। बजट जब भी कोई सरकार पेश करती है तो कहा जाता है कि उधार लेके घी नहीं पी रहे हैं। विकास का मॉडल ही यही है। वर्ल्ड बैंक को उधार देना है, वो भी अपना ग्राहक ढूंढते हैं। तो वो हमको ऐसा ही फॉर्मूला बताते हैं जिससे हमारी कैपेसिटी खत्म हो खर्च करने की और उनसे उधार लें हम। लेकिन हमने हमारा ऐसा कोई मॉडल नहीं बनाया कि जिससे हम अर्न करें और उसको खर्च करके आगे देश की इकोनॉमी को बढ़ाएं। तो ये विशेष साइकिल है, जो भी रास्ता अपना है, लेकिन खेल इसी में से ही खेलेगा। जी कोठारी साहब, आप निश्चित रूप से बहुत ही डेप्थ के साथ में जानते हैं। मैं एक बेसिक जो मैं कुछ चीज समझ पा रहा हूँ, कुछ लोगों की हम अगर बात करें, दो चीज लोग मान के चलते हैं। लोग कहते हैं कि साहब महंगाई नहीं है और पैसा आ रहा है। एक आम ग्रामीण, एक आम पारिवारिक जो परिदृश्य है, वो ये चाहता है कि मेरा गुजारा हो, 2 पैसे मेरी जेब में रहनी चाहिए। मैं उस अर्थव्यवस्था को समझता हूँ। आम धारणा है किसी की भी, जिसकी जैसे कैपेसिटी है। कोई चाहता है कि बिटकॉइंस में मेरे पास पैसा हो, कोई डॉलर्स में चाहता है, कोई पैसा चाहता है कि भारतीय मुद्रा ही मेरे पास में बचे चले, मैं तो उससे भी खुश हूँ। हमारे यहाँ पे अगर हम देखें, सैकड़ों साल पहले से ही भारत पे कई आक्रांताओं ने हमले किए, लेकिन भारत कभी टूटा नहीं आर्थिक दृष्टि से। सोने की चिड़िया ब्रिटेन ने खत्म किया, लेकिन उसके बाद भी आज वजूद भारत का कम नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि सरकारों की इंतजार नहीं, हम शायद उस मॉडल को अभी तक समझ नहीं पा रहे भारत के लोग। अब देखिए कि हमारे यहाँ पे जुलाई से वापस पटरी पे आने लगे हम लोग। कोरोना से इतनी दूसरी लहर ने दुनिया को जिस तरह से तबाही मचाई, हम भी उससे अछूते नहीं। लेकिन फिर भी अर्थशास्त्र ये कहता है कि हमारी इकोनॉमी पटरी पे दीपावली के आसपास आ रही थी और अब दिसंबर में चलते चलते हम बेहतर पोजीशन में आ गए। क्या सरकार इस मॉडल को समझ पाई है कि वास्तव में खड़े क्यों रही हैं लोग? हमारे जो फैमिली इकोनॉमी जो है, जिसे हम एक कोऑपरेटिव सेक्टर की तरह से देखते हैं, वो बहुत मजबूत है। क्या हम उस पॉलिसी को समझ पाए हैं जिसको हम आगे बढ़ा सकें? नहीं, वो तो क्या है, कंजम्पशन की इकोनॉमी है, सरकार सहायता देती है, आप प्रोत्साहन देती है, इंडस्ट्री लगाओ, वो लगाओ। मूल जो ये कह लीजिए जो कारण है इस ग्लोबल वर्ल्ड में है कि जब तक हम 5-10 कंट्रीज को गरीब करने का कोई फॉर्मूला हमारे पास में नहीं हो, जैसे चाइना ने किया, वो रास्ता अभी हम नहीं पकड़ पा रहे। वही इसमें विनर रहने का रास्ता है। बाकी तो ठीक है, आप उधार लिए जाओ और खर्च किए जाओ, उसके तो जब हत्या आएगी, जिसके पास खत्म हो जाएगा वो बाबाजी हो जाएगा, जिसके पास होगा वो करेगा। इम्बैलेंसिंग ऑफ मनी है, पूंजीवाद सिस्टम है, तो वो तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप 10 कंट्री को बर्बाद करने की कोई पावर आप अगर क्रिएट नहीं करेंगे मजबूती अर्थव्यवस्था में और सोसाइटी में, उसी से इसमें ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम में आती है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल एक नई तरह की डेफिनेशन हो चुकी है ये लोगों के लिए। और पहले हम जिसको कहते हैं कि विश्व बरादरी, भारत जिसको हमारे बिजनेस सिस्टम में देख लो ना, आप किसी से कंपटीशन करते हो तो आप उसका मार्केट शेयर खरीदने की ताकत है, तब आप विनर होते हो। ऐसे ही ये ग्लोबल वर्ल्ड में ऐसा मान लीजिए कि आपको 10-15 धारणा बदल गई है। अब धारणा बदल जा रही है। बात केवल भारत की नहीं, दुनिया की। लेकिन एक बात है कि इसमें सावधान रहना होगा, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम या लॉन्ग टर्म में हम पॉलिसी में नहीं जा रहे हैं ये, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। तो क्या सरकारें उस दिशा में बढ़ रही है कि हमें सावधान रहना होगा? नहीं, अब अभी तक कोई नहीं। अभी तो तुरंत जो आज प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने में लगी हुई है। वो लॉन्ग टर्म सोच में बताया, वो हमारी पॉलिसी मेकिंग से डिरेल हो गई है। तो वो फ्रीडम के नाम पे सब चीजें फ्री उसी स्टाइल में चल रही है।
जो हो जाए उसका समाधान कर लो, बाकी कल देखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब हम उस पॉलिसी को अडॉप्ट कर चुके हैं, अब उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दो तरह के प्लान, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। तो लेकिन अभी तो हम उस रास्ते पे हैं कि तुरंत अभी क्या हो रहा है कि चलिए अभी कुआ खोदा, पानी पीजिए, मस्त रहिए, कल की कल देखेंगे। हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं। लेकिन चलिए खैर, कुछ ना कुछ रास्ता निकलता। मैं एक बार वापस कटेवा साहब का रुख करना चाहूंगा। कटेवा सर, अभी करमवीर जी ने कुछ चीजें बताई। मैं दो बातें आपसे जानना चाहूंगा कि कश्मीर, अफगानिस्तान के साथ में हर विदेश नीति के विश्लेषक इस बात को कोलैबोरेट करते हैं कि अफगानिस्तान को लेके सबसे पहले किसी ने जल्दबाजी में मान्यता की बात की या फिर सपोर्ट की बात की, तो वो की पाकिस्तान ने। पाकिस्तान इस बात को लेकर के असहाय या हताश था कि भारत के साथ अफगानिस्तान के संबंध मधुर बने, उनकी बिजनेस डील्स आगे बढ़ रही थी, क्योंकि चाइना जो एक तरह से पोषक बन रहा था, वो भी बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लिया, रिएक्शन नहीं दिया जैसे पाकिस्तान ने दिया। उन्होंने अपने आर्मी चीफ को, अपने आईएसआई के चीफ को अफगान काबुल भी भेजा। आपको ध्यान होगा कि वहां विद्रोह भी हुआ, सारी बातें हुई। तो क्या लगता है आपको कि हमें कितना सावधान रहने की जरूरत है इस परिदृश्य में? देखिए योगेंद्र जी, जहां तक किसी भी देश का जो नेबरहुड है, अगर उसका नेबरिंग कंट्री में अगर डिस्टरबेंस है तो सबसे ज्यादा नुकसान उस साइड वाले नेबर को, पड़ोसी को होता है। तो हमारे एक, जैसे आपको मैं याद दिला दूं कि जब हमने बांग्लादेश क्रिएट किया था तो सबसे पहले मान्यता हमने दी थी। इसी तरह से हमारा अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी तालिबान से पहले, उसके साथ हमारे संबंध बहुत मधुर थे और हमारे काफी सारी डेवलपमेंट के चीजें वहां कर रहे थे। कितने सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमने वहां बना रखे थे, उनको शुरू कर रखे थे, हॉस्पिटल बना रहे थे, काफी चीजें कर रहे थे। परंतु तालिबान ये एक पाकिस्तान की प्रॉक्सी थी, पाकिस्तान ने इनमें पनाह दे रखी थी, और जो ही वो सरकार बनी तो हमारी सरकार दुविधा में थी कि अभी क्या किया जाए। और जैसा कि बताया थोड़ी देर पहले कि ऐसा ही म्यांमार में हुआ। जो ही म्यांमार में मिलिट्री ने कंट्रोल किया, मिलिट्री वहां हमेशा से पावर में थी, परंतु पाकिस्तान की तरह वो ही वहां मतलब उनका निर्णायक काम मिलिट्री का ही था। पर इस तरह से सिविल इलेक्टेड गवर्नमेंट को तख्ता पलट करके उसको कब्जा करना, उसके पूरी दुनिया ने, किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। परंतु हमारा और म्यांमार का काफी सारा बॉर्डर है, तो उसमें भी हम दुविधा में थे। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है, ये डबल एजेड वेपन पे होगी। हम करें तो ये नुकसान होगा, नहीं करेंगे तो ये नुकसान होगा। जहां तक अभी इसमें आप जल्दबाजी भी नहीं कर सकते, इसमें जल्दबाजी भी नहीं कर सकते, एक तुरंत डिसीजन करिए, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म आपकी सोच है। वो एक तरह से कहें कि अगर पॉलिसी जो आपने बनाई अगर वो ठीक है आपके बेनिफिट के हिसाब से और सामने वाले के, तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर नहीं तो वो है कि गांठ पड़ जाती है, तो फिर वो बहुत मुश्किल से, वो हमेशा एक इतिहास के पन्नों में होते हैं, अच्छा उस वक्त इस तरह से किया, वो फिर पॉलिसी एक बन जाती है और धारणा भी वैसी बन जाती है। तो निश्चित रूप से जल्दबाजी नहीं कर सकते, इसमें आपको सोच समझ के डिसीजन करना होगा, और वो डिसीजन भी आपका सही रूट पे चला जाए, जब बड़ी बात है। जी कटेवा साहब। हाँ जी, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही योगेंद्र जी। इसीलिए जो लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी है उसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। और क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान अभी, कश्मीर में पाकिस्तान का टेररिज्म के जो इतने दिनों से, इतने सालों से वो प्रॉक्सी वार चला रहा है जी, अभी वो दबाव में आ गया था, क्योंकि काफी सारे उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स थे जो बॉर्डर के आसपास थे, वो या तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स करने के टाइम बर्बाद किए, या वैसे भी रूटीन के टाइम पे हमारी आर्टिलरी पिन पॉइंट टारगेट्स को उनको बर्बाद कर रही है। और जितने वो आने की इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करती है, काफी सारी कोशिशें हम नाकाम कर रहे हैं। तो एक तो उनपे अमेरिका का और बाकी देशों का भी प्रेशर है कि तुम प्रॉक्सी वार इंडिया के खिलाफ, ये टेररिज्म है, इसको बंद करो। तो उनको एक जगह मिल गई है अफगानिस्तान के जरिए कि ये वो वहां पे उनको ट्रेन करें और उनको फिर हिंदुस्तान के खिलाफ कश्मीर में उनको इंडेक्ट करें। जहां तक तालिबान का सवाल है, हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे, पुराने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे, वो थोड़ी देर के लिए बंद हुए थे, अभी भी चालू हैं। और हमें खुदा ना खास्ता कुछ भी करके पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान को हम दुश्मन नहीं बना सकते, क्योंकि चाइना हमारे खिलाफ है, पाकिस्तान खिलाफ है, म्यांमार भी एक तरह का न्यूट्रल कंट्री है। और इन सब देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार, नेपाल में चाइना का बहुत इंटरफेरेंस है। खूब सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स इन देशों में वो कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें फूक फूक
मार करके कदम रखना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो हमारे देश के हित में हो वो हमको अपनानी पड़ेगी। कई चीजें होती हैं जो डेमोक्रेसी के खिलाफ हो, परंतु फॉरेन पॉलिसी और इंटरेस्ट है हमारी कंट्री का उसके वो फेवर में है। इसी तरह से हमें म्यांमार के जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है वो हम पहले भी हमारे उनके साथ संबंध ठीक थे, हालांकि वहां की जो सिविल गवर्नमेंट थी ड्यूली इलेक्टेड उसको हटाने के बाद हमें काफी दिनों तक ये ऐसा लगा कि अभी क्या करें। तो इस तरह से ऐसे हालात बन गए हैं कि हमारे जितने पड़ोसी देश हैं वो चाइना के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। एक भूटान को छोड़ करके श्रीलंका में भी चाइना ने एक अपनी बना ली है, एक डेवलपमेंट करने के लिए एक नेवल बेस बना लिया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान में हमको अपना इंटरेस्ट रखना पड़ेगा और जहां तक हो सके हमें, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ मॉरल सपोर्ट ये और काम करने के लिए, इकोनॉमी तो पाकिस्तान की खुद ही डावाडोल है, वो अफगानिस्तान को कोई फाइनेंशियल मदद नहीं कर सकता है, परंतु हम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें ये सोच करके वो जो जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा। मुझे एक एक सवाल करमवीर जी से और कोठारी साहब से लेना था, लेकिन समय कम होने की वजह से मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए, हमने चर्चा की है कि क्या चुनौतियां होंगी अर्थ क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में और विदेश नीति को लेकर के, जिसको लेके आपको सावधान रहने की जरूरत है। गवर्नमेंट्स हैं, उनके पास में अलग अलग तरीके का फीडबैक पहुंचता है, लेकिन निश्चित रूप से चुनौतियां हैं। एक अस्थिरता का दौर पूरी दुनिया के सामने है, वो है कोविड। ओमिक्रॉन जिस तरह से अभी पांव पसार रहा है, वो क्या होगा, किस तरह से होगा, केवल एक मुल्क या एक कस्बा या एक मोहल्ला उससे प्रभावित नहीं है, पूरी दुनिया है, जिन देशों में भी जा रहा है। अब वो क्या आगे रहेगी, क्या पॉलिसी रहेगी, पॉलिसी गवर्नमेंट्स की कैसे इसे रोक पाते हैं। एक सबसे बड़ी चुनौती, जैसे कोठारी साहब ने कहा कि अभी तो सबसे बड़ी चुनौती कोरोना होगी, उससे हम बाहर कैसे निकलें, उससे तमाम परिस्थितियां आपकी प्रभावित होती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारी विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश खास खबर में। 2021 से हमने क्या सीखा, 2022 में क्या चुनौतियां हैं। आज हम बात करेंगे डिफेंस से जुड़ी, यानी कि सुरक्षा, हमारे आंतरिक और बॉर्डर सिक्योरिटी की क्या स्थिति है, फॉरेन पॉलिसी में हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, 2021 हमारे लिए कैसा रहा, 22 में क्या चैलेंजेस हैं, और अर्थ जगत से 3 विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब जो सिक्योरिटी को लेके बताएंगे, डॉक्टर करमवीर सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे फॉरेन पॉलिसी पे, और जाने माने अर्थ विश्लेषक जयसिंह जी कोठारी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे जो आर्थिक नीतियों पर हमसे चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले कटेवा साहब के पास जाना चाहूंगा। कटेवा साहब, 2021 को अगर हम देखें सैन्य ताकत और हमारी सिक्योरिटी के लिहाज से, तो कैसा मानते हैं आप? 2021 योगेंद्र जी हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक ही बहुत ही चुनौतीपूर्ण साल था, क्योंकि हमारे जो नॉर्दर्न नेबर हैं उन्होंने 2020 के आखिर के बीच के साल के समय में ही काफी जगह पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा, जो डिमार्केटेड नहीं है, जिसको एलओसी बोलते हैं हम, उसके ऊपर काफी जगह पे इंग्रेस कर लिया था। और जो हम सोच रहे थे कि चीन के साथ स्टेटस को रह सकता है, वो नहीं रहेगा। और हमको ये सोच करके कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वेस्टर्न नेबर नहीं है, नॉर्दर्न नेबर है, और इसको देखते हुए हमें काफी हमारी जो पॉलिसीज थी प्रोक्योरमेंट की, डिफेंस प्रोक्योरमेंट की, उसमें काफी सारे बदलाव लाने पड़े। और काफी सारी चीजें जो आर्मामेंट है उसको प्रोक्योरमेंट करने के लिए आर्म फोर्सेस ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने गवर्नमेंट को उनकी रिक्वेस्ट फॉर प्रोक्योरमेंट की कड़ी में डाल करके उनको आगे बढ़ाया है। जी 2020 में योगेंद्र जी हमारी इस सरकार ने एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, जी एक डॉक्यूमेंट, एक पॉलिसी बनाई थी, जिसमें
ये था कि 2020 से लेके 2024 तक हमें मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की आगे बढ़ते हुए कम से कम $35 बिलियन का टर्नओवर होना चाहिए डिफेंस इंडस्ट्री का, और उसमें तकरीबन $5 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट होना चाहिए। और इसके साथ साथ 2021 के शुरुआत में ही तकरीबन डिफेंस प्रोक्योरमेंट काउंसिल ने 105 ऐसे आइटम थे जिन पे इंपोर्ट बैन लगा दिया। इसका मतलब यह है कि वो हमारी लोकल इंडस्ट्री को उसमें एनकरेजमेंट मिले और उन आइटम्स को हमें हिंदुस्तान की चाहे प्राइवेट वेंडर्स हो, चाहे हमारी डिफेंस PSUs हो, ये सब उसके अंदर हिस्सा लें और उसको बनाने के लिए तैयारी करें, बनाएं, जिससे कि हिंदुस्तान की फौज की भी जरूरतें पूरी हो और हमारे उसमें एक्सपोर्ट भी हम किया जा सके। तो सर K9 वज्रा या फिर DRDO के ब्रिजेस और ये जो कुछ तैयार किया, हमारे यहाँ पे भी जो वेपन्स वगैरह कुछ तैयार कीजिए, उसी के तहत माने हम? हाँ, नहीं, ये दो आपने जो वज्रा और जो डिफेंस DRDO के ब्रिजेस हैं, ये कई दिनों से R&D पे चल रही है और ये प्रोक्योरमेंट है, इमीडिएटली लॉन्च करने पड़ते हैं ब्रिजेस, ये उसी का एक हिस्सा है। और इसके साथ साथ हमारे बॉर्डर्स पे जो रोड्स थी, हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन इलाकों में बॉर्डर्स पे रोड बनाती है, वो काफी एक्टिव की गई है और उसका काफी सारा जो रोड बनाने का एम और थे उसमें ऐड करके काफी सारी रोड बनी है, चाहे वो ईस्ट लद्दाख हो, चाहे अरुणाचल हो या हिमाचल हो। हिमाचल के जो है जो शुगर सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, सेंट्रल चाइना, जहाँ एक बड़ी उपलब्धि हम ये भी कह सकते हैं कि हाईवे जो है उसे इमरजेंसी डिफेंस यूज के लिए भी हमने उस तरह से तैयार किए हैं कि कभी इमरजेंसी हो तो वहां से लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। वो एक मुझे लगता है कि बड़ा अचीवमेंट है। पहले 1-2 हाईवेज को किया, लेकिन अब काफी संख्या में टेक्नोलॉजी हम अपना रहे हैं। कभी सुना करते थे कि विकसित राष्ट्र हैं, अपने यहाँ पे जिन सड़कों पे ट्रक गाड़ियां दौड़ती हैं उन पे वाहन भी, वो हवाई जहाज भी उतारते हैं, लेकिन वो सपना हमारा पूरा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ हाईवे ऐसे बनाए जिसमें राजस्थान भी है, क्योंकि बॉर्डर के साथ में आपको ये सब कुछ तय करना है और बॉर्डर जहां पे है वहां ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि जमाना और दुनिया बहुत आगे है और हमें उसी तरह से अपने आप को ढालना होगा, क्योंकि अभी वो वक्त नहीं है कि एक रेजिमेंट कहीं से कहीं तक पहुंच रही, अब तो घंटों का टाइम है, दिनों का नहीं है। इतनी देर में आपको वहां पे प्रिक्योर करना है, आपको इतनी जल्दी डिप्लॉय करना है, वो सारी सुविधाएं आपके पास में होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि भारत दिशा में 2021 एक बड़े अभियान के रूप में आगे बढ़ने का एक जो लक्ष्य रखा था उसमें खरा उतरता दिख रहा है, खासकर इस सेक्टर की अगर हम बात करें। चलिए, हमारे साथ करमवीर सिंह जी जुड़े हुए हैं। करमवीर जी, अगर हम बात करें फॉरेन पॉलिसी को लेके, क्योंकि दुनिया के सामने कोविड एक बड़ी चुनौती रहा और उसी के बीच आपको अपनी नीतियां भी बनाए रखनी है। आप वर्चुअल दुनिया एक छोटे से लैपटॉप, टैब और मोबाइल में सिमट करके रह गई। मीटिंग्स भी चाहे G20 की हो, G6-7 की हो, कुछ वर्चुअल हुई, कुछ जाकर के हुई। तो अगर 21 को हम देखें तो फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से कुछ हम आगे बढ़ पाए, या फिर 2022 में वो चुनौती अभी भी मुंह बाहे खड़ी होंगी हमारे सामने? देखिए योगेंद्र जी, जो सबसे बड़ा बदलाव जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आया 2021 में, वो था जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना अमेरिका का, और अमेरिका किस तरह से एक पीस मेकर के रूप में इमर्ज हुआ उसके बाद, कि एक डेमोक्रेटिक नेशन बिल्डर अपने आप को उसने प्रोजेक्ट किया दुनिया के सामने। अफगानिस्तान से US फोर्सेस का विड्रॉवल होना, किस तरह से नए अमेरिकी प्रशासन के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो क्योंकि ट्रंप के साथ जिस तरह के रिलेशन थे, बाइडेन की पॉलिसी जो है कई मुद्दों पे उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, चाहे वो क्लाइमेट का इश्यू हो, चाहे वो चाइना को लेकर या रशिया को लेकर उसकी पॉलिसी रही हो। उस तरह की कन्फ्रंटेशनल पॉलिसी जो है वो बाइडेन की अभी तक नहीं दिखाई देती है। बाइडेन राष्ट्रपति बनने के बाद किस तरह से चाइनीज राष्ट्रपति के साथ और पुतिन के साथ भी उन्होंने जो है उनको भी अप्रोच किया है, वर्चुअल मीटिंग्स जो हैं इन दोनों के साथ उनके द्वारा की गई है। भारत के साथ रिलेशंस को जहां तक की बात है, तो उसमें भी क्योंकि अमेरिका की इसमें पॉलिसी जो है वो उस तरह की नहीं है, फर्स्ट अमेरिका पॉलिसी या फिर एक एग्रेसिव पॉलिसी इस समय अमेरिका की नहीं है। भारत को भी अपनी नीतियों को उसके अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। अफगानिस्तान एक बड़ी चुनौती भारत के लिए रही,
क्योंकि अमेरिका ने तो अपने फोर्सेस वहां से विड्रॉ कर लिया। सो भारत ने जो बिलियंस डॉलर अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया है, जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वहां पर है, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। हमारे सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती है कि तालिबान के साथ जो है कैसे एंगेजमेंट उनके साथ बनाया जाए, उनको मान्यता दे या नहीं दे। ओके, सो या फिर अफगान जो लोग हैं, कॉमन लोग हैं अफगान, उनको कैसे हेल्प किया जाए। इसलिए भारत जो है एनएसएस की मीटिंग किया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को जो है यहाँ पर उनके एनएसएस को यहाँ पर इनवाइट किया गया। सो अफगानिस्तान एक बड़ा इशू भारत के लिए है, क्योंकि वहां हमारी ना केवल जियो स्ट्रेटेजिक जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, बल्कि हमारे कश्मीर में भी उससे समस्या हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से टेररिस्ट ग्रुप जो है वो दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं, उनमें एक जोश आ गया है। सो भारत की सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज जो है हो सकता है, क्योंकि इससे सबसे बड़ी खुशी तो पाकिस्तान को हुई है। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ वैसे रिलेशन भारत के रहे, और हो भी नहीं सकता जब तक तालिबान वहां पर पावर में रहेगा। सो एक पड़ोस में हमारी ये बड़ी समस्या ये भी है। दूसरी जो बड़ी चुनौती रही 2021 में भी रही, 20 में भी थी, चाइना के साथ लेकर हमारे जो रिलेशंस रहे हैं वो, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर तरह के डिस्प्यूट है, कन्फ्रंटेशन, चाइना जो है इस तरह की पॉलिसी उसकी रही है। सो चाइना के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके साथ उसको कैसे रिजोल्व किया जाए, ये भारत की अपनी बड़ी समस्या है। इसके अलावा पड़ोसियों के साथ देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ रिलेशन जो है पहले ज्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि सीए को लेकर के कई स्टेटमेंट भारतीय राजनेताओं के द्वारा दिए गए, तो उनका बड़ा नेगेटिव रेस्पॉन्स वहां से आया। लेकिन जिस तरह इस साल जो है 2021 में जो है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के 50 साल मनाए जा रहे हैं, भारत में भी जगह जगह उत्सव कार्यक्रम उसके लिए किए जा रहे हैं। सो दोनों देशों में जो रिलेशनशिप है दोबारा से एक पॉजिटिव सिग्नल इससे मिला है, अच्छे रिलेशन होने के जा रहे हैं। और जहां तक म्यांमार की बात है, म्यांमार में क्योंकि जब मिलिट्री जुंटा आ गया है और आंग सान सू की को जेल में उन्होंने डाल दिया है, तो भारत की ये समस्या रही कि पहले की तरह 1988 में 89 में जिस तरह का डेमोक्रेटिक अपराइजिंग वहां हुआ था, भारत की क्या पॉलिसी थी। तो इस बार भारत ने एक रियलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए कई महीने तक तो कोई ज्यादा रिएक्शन दिया नहीं। अब भारतीय विदेश सचिव जो है उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि म्यांमार के अंदर डेमोक्रेटिक रूल को दोबारा से इस्टेब्लिश करने की जरूरत है, क्योंकि आसियान के जो दूसरे मेंबर्स हैं वो पहले कर चुके हैं। आसियान समिट में इनफैक्ट बाइकॉट किया गया था म्यांमार को, उनको इनवाइट नहीं किया गया था। तो ये हमारी जो एक रियलिस्टिक अप्रोच जो है अपनाई गई है बांग्लादेश को लेकर के, म्यांमार को लेकर के, ये काबिले तारीफ है वास्तव में कि 2021 हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो 2022 में भी रहेंगी, जैसे कि अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान निश्चित रूप से अभी भी हमारे लिए, क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरह से दुस्साहस बढ़ा है तालिबानियों का और सत्ता में काबिज जो हैं, उस तरह से बेशक अभी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, नापाक इरादों को कुचला जाता है, लेकिन फिर भी ब्रेन वॉश जिस तरह से किया जाता है टेररिस्ट का, वो अभी कभी कभी बीच बीच में कभी अटैक करना, कभी हमला कर देना, उनको वही सब सपने दिखाए जाते हैं। तो मुझे लगता है लेकिन भारत की परिस्थितियां बहुत डिफरेंट हैं और पाकिस्तान निश्चित रूप से उन्हें प्रमोट कर सकता है, फंडिंग कर सकता है। जैसे टेरर फंडिंग के लिए हमेशा जाना जाता है, वो अपनी भड़ास 1971 की एक तरफ भारत विजय दिवस मना रहा है, वो मुझे लगता है कि उस गम को आज तक नहीं भुला पा रहा है। जो हमेशा उसके पीछे एक जो लॉजिक बताया जाता है, वो एक ये भी बताया जाता है कि हार को आज तक भी पाकिस्तान नहीं पचा पा रहा, और बीच बीच में जिस तरह से एक प्रमोशन कहूं टेररिस्ट का या उन्हें फंडिंग कहूं, ये एक बड़ी वजह उनकी मानी जाती है। मैं चलिए वापस लौटूंगा करमवीर जी आपके पास में। जयसिंह कोठारी साहब हमारे साथ में जुड़े हैं इस वक्त। सर, 2021 केवल भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए आर्थिक दृष्टि से चुनौती रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह कोविड रही। बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन एक कोविड बड़ा आधार रहा, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो ऐसा क्या है कि 2021 में हमने सबक लिया, अर्थ जगत ने सबक लिया, और 22 में एक वो चीजें आज भी चुनौती बनी रहेंगी, या फिर कहें कि 21 ने उन्हें सहज कर दिया है जो 22 में बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगी? देखिए, परेशानी और इनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, ये जो नया ग्लोबल वर्ल्ड है उसमें ये सब चीजें साथ चलने की इसकी आदत डालनी पड़ेगी। उसकी आदत हम डाल रहे हैं, और ये आज का नहीं है। कह लीजिए कि अपना लाइफ टाइम में एक आदमी का 2/3 जो टाइम है वो इनसिक्योरिटी, इनस्टेबिलिटी में निकला है। ऐसे ग्लोबल सिस्टम को हम अपना चुके हैं, इसलिए उसकी बात करने में कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि 2-3 चुनौतियां जो भारत के सामने हैं, एक तो कोरोना से लड़ना। अगर आप मान लीजिए तीसरी वेव आती है या ओमिक्रॉन आता है, जो भी है,
तो इससे लड़ना तो प्राथमिकता है ही है। दूसरा जॉब क्रिएशन, कि हमारे परमानेंट जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। और तीसरा महंगाई। ये तीनों मुद्दे हैं आम आदमी जिससे त्रस्त है, और ये तीनों चीजें ये हमारे जो इकोनॉमी का ग्रोथ का साइकिल है वो उसको घूमने नहीं दे रहे हैं। तो ये तीनों चीजें सबसे बड़ा मुद्दा जो चुनौती रहेगी। और चौथा है कि 4 राज्यों में इलेक्शन है, इलेक्शन मोड में आप जानते हैं कि पॉलिसी डिसीजन और ये सब चीजें पेंडिंग हो जाती है। अगर होते हैं तो 4-6 महीने का वो दौर भी है जो जिससे हमको जूझना पड़ेगा, जिससे निकलना पड़ेगा। दूसरी अच्छी चीज जो हुई है जो बिजनेस के सिस्टम में, वो ये है कि कॉर्पोरेट सिस्टम ने, कॉर्पोरेट जगत ने प्रोडक्टिविटी या बिजनेस कम्युनिटी ने प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन को समझा है कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जिसकी मैं आज नहीं, मैं 5-10 साल पहले से बात करता आ रहा हूँ कि अब लड़ाई जो है प्रोडक्शन की नहीं है, प्रोडक्टिविटी की। हर चीज की एक्सेस सप्लाई है, डिमांड नहीं है, आपका उत्पादन ज्यादा है। किसी भी चीज को आप कह लीजिए, वो ग्रोसरी के ऐसे ऑनलाइन मॉडल है इसमें 10 मिनट में आपके पास में सामान पहुंच जाए। तो जब इस ग्लोबल वर्ल्ड से जुड़ जाते हो तो कमी नाम की कोई चीज नहीं होती, और कमी किसी की है तो आप मान लीजिए 1.5 साल में उसको फटाफट पूरी कर लोगे, जिसमें पहले 20-20 साल लग जाते थे। इसलिए ये नई चुनौती है प्रोडक्टिविटी। उस मामले में अभी हम ये कह लीजिए कि जो अप टू जो लेवल आना चाहिए उस लेवल पे, चाहे हम चाइना से कंपेयर करें चाहे दूसरे कंट्री से कंपेयर करें, वहां तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, और वो चुनौती इस पे बनी रहेगी। सबसे बड़ी बात आपने रोजगार की कही, और निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट बड़ी चुनौती है। और हम मानसिक रूप से मान के भी चलते हैं कि गवर्नमेंट में जॉब्स नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने भारत के साथ में उनका एक एग्रीमेंट है, चाहे वो हिडन एजेंडा तो क्या कोई चीज पब्लिक डोमेन में आई जाती है, स्टेट्स के साथ में भी है कि आपको इतने पद रिक्त करने ही पड़ेंगे, कोई चारा नहीं, आपको खत्म करना पड़ेगा ये सब चीजें। तो उसकी वजह ये है कि डेफिसिट बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल साइकिल है वो, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की नजर में कुछ ऐसे जॉब्स हैं जो एक लाइबिलिटी है गवर्नमेंट की, ये मान के चलते हैं, तो आपको उसको खत्म करना पड़ेगा, और वो किए भी जा रहे हैं। लेकिन एमएसएमई सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, निवेशक हो, उस दिशा में हम कितने आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़े एम्प्लॉयर वही होंगे। आपको रोजगार तो देना होगा, सरकार के पास नहीं, तो आपको प्राइवेट सेक्टर को इतना मजबूत करना होगा कि वो बड़े एम्प्लॉयर के रूप में आ सकें। तो उस दिशा में कितना आगे बढ़ पा रहे हैं? योगेंद्र जी, वर्ल्ड बैंक जो बात करता है वो करता है अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन मॉडल डेवलपमेंट का। वो बिल्कुल भारत और अमेरिका में अभी वहां के आदमी की $65,000 के पर कैपिटा इनकम है, हमारी तो 1500 से 2000 के बीच में ही है। तो हम तो उनसे मान लीजिए 50 साल 70 साल पीछे है। तो वो वर्ल्ड बैंक का फॉर्मूला हमारे यहाँ फिट नहीं हो सकता। हमारे यहाँ लिटरेसी का रेशियो देखो, आप पॉपुलेशन की डेंसिटी देखो, ज्योग्राफिकल देखो, डेमोग्राफी देखो, सब तरीके से हम कह लीजिए कि एजुकेशन लेवल देखो, हमारे इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन सिस्टम हमारा ऑब्सोलीट है, आउटडेटेड है। तो उससे हम मुकाबला नहीं कर सकते। या वो जो वर्ल्ड बैंक है, हमको हमारा मॉडल कोई विकसित हमने एक्चुअली किया ही नहीं। हम केवल ये वर्ल्ड बैंक और इस ग्रोथ के चक्रव्यूह में फंसे रहे, 6%, 7%, 6%, 7%, वो सबसे बड़ी। और इसमें होता है ये जो नया मॉडल है विकास का, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी कहते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। फ्री इकोनॉमी और फ्री सोसाइटी दोनों को अगर साथ मिला देते हो तो इसमें से कल क्या पैदा होगा कोई कुछ नहीं बता सकता। तो हम ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जिसको ये एक तरह से बिजनेस कॉकटेल का एक मॉडल है। मैंने कहीं पे एक अर्थशास्त्र को पढ़ा था कि बिजनेस कॉकटेल का एक नया मॉडल दुनिया ने, भारत ने नहीं, दुनिया ने, और हम भी उससे अछूते नहीं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के पास में आपको पैसा चाहिए, पैसा डेवलपमेंट के नाम पे लिया जाता है। बजट जब भी कोई सरकार पेश करती है तो कहा जाता है कि उधार लेके घी नहीं पी रहे हैं, विकास का मॉडल ही यही है। वर्ल्ड बैंक को उधार देना है, वो भी अपना ग्राहक ढूंढते हैं, तो वो हमको ऐसा ही फॉर्मूला बताते हैं जिससे हमारी कैपेसिटी खत्म हो खर्च करने की, और उनसे उधार लें हम। लेकिन हमने हमारा ऐसा कोई मॉडल नहीं बनाया कि जिससे हम अर्न करें और उसको खर्च करके आगे देश की इकोनॉमी को बढ़ाएं। तो ये विशेष साइकिल है, जो भी रास्ता अपना है, लेकिन खेल इसी में से खेलेगा। जी कोठारी साहब, आप निश्चित रूप से बहुत ही डेप्थ के साथ में जानते हैं। मैं एक बेसिक जो मैं कुछ चीज समझ पा रहा हूँ, कुछ लोगों की हम अगर बात करें, 2 चीज लोग मान के चलते हैं। लोग कहते हैं कि साहब महंगाई नहीं है और पैसा आ रहा है। एक आम ग्रामीण, एक आम पारिवारिक जो परिदृश्य है, वो ये चाहता है कि मेरा गुजारा हो, 2 पैसे मेरी जेब में रहनी चाहिए। मैं उस अर्थव्यवस्था को समझता हूँ। आम धारणा है किसी की भी, जिसकी जैसे कैपेसिटी है। कोई चाहता है कि बिटकॉइंस में मेरे पास पैसा हो, कोई डॉलर्स में चाहता है, कोई पैसा चाहता है कि भारतीय मुद्रा ही मेरे पास में बचे चले, मैं तो उससे भी खुश हूँ। हमारे यहाँ पे अगर हम देखें, सैकड़ों साल पहले से ही
भारत पे कई आक्रांताओं ने हमले किए, लेकिन भारत कभी टूटा नहीं आर्थिक दृष्टि से। सोने की चिड़िया ब्रिटेन ने खत्म किया, लेकिन उसके बाद भी आज वजूद भारत का कम नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि सरकारों की इंतजार नहीं, हम शायद उस मॉडल को अभी तक समझ नहीं पा रहे भारत के लोग। अब देखिए कि हमारे यहाँ पे जुलाई से वापस पटरी पे आने लगे हम लोग। कोरोना से इतनी दूसरी लहर ने दुनिया को जिस तरह से तबाही मचाई, हम भी उससे अछूते नहीं, लेकिन फिर भी अर्थशास्त्र ये कहता है कि हमारी इकोनॉमी पटरी पे दीपावली के आसपास आ रही थी और अब दिसंबर में चलते चलते हम बेहतर पोजीशन में आ गए। क्या सरकार इस मॉडल को समझ पाई है कि वास्तव में खड़े क्यों रही हैं लोग? हमारे जो फैमिली इकोनॉमी जो है, जिसे हम एक कोऑपरेटिव सेक्टर की तरह से देखते हैं, वो बहुत मजबूत है। क्या हम उस पॉलिसी को समझ पाए हैं जिसको हम आगे बढ़ा सकें? नहीं, वो तो क्या है, कंजम्पशन की इकोनॉमी है, सरकार सहायता देती है, आप प्रोत्साहन देती है, इंडस्ट्री लगाओ, वो लगाओ। मूल जो ये कह लीजिए जो कारण है इस ग्लोबल वर्ल्ड में है कि जब तक हम 5-10 कंट्रीज को गरीब करने का कोई फॉर्मूला हमारे पास में नहीं हो, जैसे चाइना ने किया, वो रास्ता अभी हम नहीं पकड़ पा रहे। वही इसमें विनर रहने का रास्ता है। बाकी तो ठीक है, आप उधार लिए जाओ और खर्च किए जाओ, उसके तो जब हत्या आएगी, जिसके पास खत्म हो जाएगा वो बाबाजी हो जाएगा, जिसके पास होगा वो करेगा। इम्बैलेंसिंग ऑफ मनी है, पूंजीवाद सिस्टम है, तो वो तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप 10 कंट्री को बर्बाद करने की कोई पावर आप अगर क्रिएट नहीं करेंगे मजबूती अर्थव्यवस्था में और सोसाइटी में, उसी से इसमें ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम में आती है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, एक नई तरह की डेफिनेशन हो चुकी है ये लोगों के लिए। और पहले हम जिसको कहते हैं कि विश्व बरादरी, भारत जिसको भाई हम हमारे बिजनेस सिस्टम में देख लो ना, आप किसी से कंपटीशन करते हो तो आप उसका मार्केट शेयर खरीदने की ताकत है, तब आप विनर होते हो। ऐसे ही ये ग्लोबल वर्ल्ड में ऐसा मान लीजिए कि आपको 10-15 धारणा बदल गई है। अब धारणा बदल जा रही है। बात केवल भारत की नहीं, दुनिया की। लेकिन एक बात है कि इसमें सावधान रहना होगा, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम या लॉन्ग टर्म में हम पॉलिसी में नहीं जा रहे हैं ये, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। तो क्या सरकारें उस दिशा में बढ़ रही है कि हमें सावधान रहना होगा? नहीं, अब अभी तक कोई नहीं। अभी तो तुरंत जो आज प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने में लगी हुई है। वो लॉन्ग टर्म सोच में बताया, वो हमारी पॉलिसी मेकिंग से डिरेल हो गई है। तो वो फ्रीडम के नाम पे सब चीजें फ्री उसी स्टाइल में चल रही है। आप जो हो जाए उसका समाधान कर लो, बाकी कल देखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब हम उस पॉलिसी को अडॉप्ट कर चुके हैं, अब उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दो तरह के प्लान, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। तो लेकिन अभी तो हम उस रास्ते पे हैं कि तुरंत अभी क्या हो रहा है कि चलिए अभी कुआ खोदा, पानी पीजिए, मस्त रहिए, कल की कल देखेंगे। हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं। लेकिन चलिए, खैर, कुछ ना कुछ रास्ता निकलता। मैं एक बार वापस कटेवा साहब का रुख करना चाहूंगा। कटेवा सर, अभी करमवीर जी ने कुछ चीजें बताई। मैं दो बातें आपसे जानना चाहूंगा कि कश्मीर, अफगानिस्तान के साथ में हर विदेश नीति के विश्लेषक इस बात को कोलैबोरेट करते हैं कि अफगानिस्तान को लेके सबसे पहले किसी ने जल्दबाजी में मान्यता की बात की या फिर सपोर्ट की बात की, तो वो की पाकिस्तान ने। पाकिस्तान इस बात को लेकर के असहाय या हताश था कि भारत के साथ अफगानिस्तान के संबंध मधुर बने, उनकी बिजनेस डील्स आगे बढ़ रही थी, क्योंकि चाइना जो एक तरह से पोषक बन रहा था, वो भी बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लिया, रिएक्शन नहीं दिया जैसे पाकिस्तान ने दिया। उन्होंने अपने आर्मी चीफ को, अपने आईएसआई के चीफ को अफगान काबुल भी भेजा। आपको ध्यान होगा कि वहां विद्रोह भी हुआ, सारी बातें हुई। तो क्या लगता है आपको कि हमें कितना सावधान रहने की जरूरत है इस परिदृश्य में? देखिए योगेंद्र जी, जहां तक किसी भी देश का जो नेबरहुड है, अगर उसका नेबरिंग कंट्री में अगर डिस्टरबेंस है तो सबसे ज्यादा नुकसान उस साइड वाले नेबर को, पड़ोसी को होता है। तो हमारे एक, जैसे आपको मैं याद दिला दूं कि जब हमने बांग्लादेश क्रिएट किया था तो सबसे पहले मान्यता हमने दी थी। इसी तरह से हमारा अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी तालिबान से पहले, उसके साथ हमारे संबंध बहुत मधुर थे और हमारे काफी सारी डेवलपमेंट के चीजें वहां कर रहे थे। कितने सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमने वहां बना रखे थे, उनको शुरू कर रखे थे, हॉस्पिटल बना रहे थे, काफी चीजें कर रहे थे। परंतु तालिबान ये एक पाकिस्तान की प्रॉक्सी थी, पाकिस्तान ने इनमें पनाह दे रखी थी, और जो ही वो सरकार बनी तो हमारी सरकार दुविधा में थी कि अभी क्या किया जाए। और जैसा कि बताया थोड़ी देर पहले कि ऐसा ही म्यांमार में हुआ। जो ही म्यांमार में मिलिट्री ने कंट्रोल किया, मिलिट्री वहां हमेशा से पावर में थी, परंतु पाकिस्तान की तरह वो ही वहां मतलब उनका निर्णायक काम मिलिट्री का ही था। पर इस तरह से
सिविल इलेक्टेड गवर्नमेंट को तख्ता पलट करके उसको कब्जा करना, उसके पूरी दुनिया ने किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। परंतु हमारा और म्यांमार का काफी सारा बॉर्डर है, तो उसमें भी हम दुविधा में थे। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है, ये डबल एजेड वेपन पे होगी। हम करें तो ये नुकसान होगा, नहीं करेंगे तो ये नुकसान होगा। जहां तक अभी अफगानिस्तान जल्दबाजी भी नहीं कर सकते, इसमें जल्दबाजी भी नहीं कर सकते, एक तुरंत डिसीजन करिए, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म आपकी सोच है। वो एक तरह से कहें कि अगर पॉलिसी जो आपने बनाई अगर वो ठीक है आपके बेनिफिट के हिसाब से और सामने वाले के है तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर नहीं तो वो है कि गांठ पड़ जाती है, तो फिर वो बहुत मुश्किल से, वो हमेशा एक इतिहास के पन्नों में होते हैं, अच्छा उस वक्त इस तरह से किया, वो फिर पॉलिसी एक बन जाती है और धारणा भी वैसी बन जाती है। तो निश्चित रूप से जल्दबाजी नहीं कर सकते, इसमें आपको सोच समझ के डिसीजन करना होगा, और वो डिसीजन भी आपका सही रूट पे चला जाए, जब बड़ी बात है। जी कटेवा साहब। हाँ जी, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही योगेंद्र जी। इसीलिए जो लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी है उसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। और क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान अभी कश्मीर में पाकिस्तान का टेररिज्म के जो इतने दिनों से, इतने सालों से वो प्रॉक्सी वार चला रहा है जी, अभी वो दबाव में आ गया था, क्योंकि काफी सारे उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स थे जो बॉर्डर के आसपास थे, वो या तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स करने के टाइम बर्बाद किए, या वैसे भी रूटीन के टाइम पे हमारी आर्टिलरी पिन पॉइंट टारगेट्स को उनको बर्बाद कर रही है। और जितने वो आने की इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करती है, काफी सारी कोशिशें हम नाकाम कर रहे हैं। तो एक तो उनपे अमेरिका का और बाकी देशों का भी प्रेशर है कि तुम प्रॉक्सी वार इंडिया के खिलाफ ये टेररिज्म है, इसको बंद करो। तो उनको एक जगह मिल गई है अफगानिस्तान के जरिए कि वो वहां पे उनको ट्रेन करें और उनको फिर हिंदुस्तान के खिलाफ कश्मीर में उनको इंडेक्ट करें। जहां तक तालिबान का सवाल है, हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे, पुराने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे, वो थोड़ी देर के लिए बंद हुए थे, अभी भी चालू हैं। और हमें खुदा ना खास्ता कुछ भी करके पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान को हम दुश्मन नहीं बना सकते, क्योंकि चाइना हमारे खिलाफ है, पाकिस्तान खिलाफ है, म्यांमार भी एक तरह का न्यूट्रल कंट्री है। और इन सब देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार, नेपाल में चाइना का बहुत इंटरफेरेंस है। खूब सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स इन देशों में वो कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें फूक मार करके कदम रखना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो हमारे देश के हित में हो वो हमको अपनानी पड़ेगी। कई चीजें होती हैं जो डेमोक्रेसी के खिलाफ हों, परंतु फॉरेन पॉलिसी और इंटरेस्ट है हमारी कंट्री का, उसके वो फेवर में है। इसी तरह से हमें म्यांमार के जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, वो हम पहले भी हमारे उनके साथ संबंध ठीक थे। हालांकि वहां की जो सिविल गवर्नमेंट थी ड्यूली इलेक्टेड, उसको हटाने के बाद हमें काफी दिनों तक ये ऐसा लगा कि अभी क्या करें। तो इस तरह से ऐसे हालात बन गए हैं कि हमारे जितने पड़ोसी देश हैं वो चाइना के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। एक भूटान को छोड़ करके श्रीलंका में भी चाइना ने एक अपनी बना ली है, एक डेवलपमेंट करने के लिए एक नेवल बेस बना लिया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान में हमको अपना इंटरेस्ट रखना पड़ेगा, और जहां तक हो सके हमें, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ मॉरल सपोर्ट ये और काम करने के लिए, इकोनॉमी तो पाकिस्तान की खुद ही डावाडोल है, वो अफगानिस्तान को कोई फाइनेंशियल मदद नहीं कर सकता है, परंतु हम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें ये सोच करके वो जो जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा। मुझे एक एक सवाल करमवीर जी से और कोठारी साहब से लेना था, लेकिन समय कम होने की वजह से मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए, हमने चर्चा की है कि क्या चुनौतियां होंगी अर्थ क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में और विदेश नीति को लेकर के, जिसको लेके आपको सावधान रहने की जरूरत है। गवर्नमेंट्स हैं, उनके पास में अलग अलग तरीके का फीडबैक पहुंचता है, लेकिन निश्चित रूप से चुनौतियां हैं। एक अस्थिरता का दौर पूरी दुनिया के सामने है, वो है कोविड। ओमिक्रॉन जिस तरह से अभी पांव पसार रहा है, वो क्या होगा, किस तरह से होगा, केवल एक मुल्क या एक कस्बा या एक मोहल्ला उससे प्रभावित नहीं है, पूरी दुनिया है, जिन देशों में भी जा रहा है। अब वो क्या आगे रहेगी, क्या पॉलिसी रहेगी, पॉलिसी गवर्नमेंट्स की, कैसे इसे रोक पाते हैं। एक सबसे बड़ी चुनौती, जैसे कोठारी साहब ने कहा कि अभी तो सबसे बड़ी चुनौती कोरोना होगी, उससे हम बाहर कैसे निकलें, उससे तमाम परिस्थितियां आपकी प्रभावित होती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारी विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।